बच्चों, अगर आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने में कोई डाउट आते हैं तो अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ है फिलो ऐप। जी हाँ, फिलो ऐप आप सबके लिए शानदार फीचर लेकर आ चुका है, जहां पर आप सभी क्वेश्चंस का डाउट बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक्सपर्ट लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करते हैं और आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन ऑन पेपर फोटो भी खींचकर आप अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं और आपका जो भी कॉल होगा वो सीधे एक्सपर्ट को कनेक्ट कर दिया जाएगा। What is the enzymes present in saliva? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए गाइज, तो बेहतर डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हो THT002। आप बेहतर डिस्काउंट पाने के लिए इस कोड का यूज जरूर करें। हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो बिल्कुल धमाकेदार जो क्लास है रचनाओं की वो हम कर रहे हैं। हालांकि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये MCQ बेस है। बाकी इसकी जो थ्योरी क्लास थी वो हमने करवा दी है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये क्लास करने के बाद आप उसको जरूर करिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट कवि है, मैं कुछ कवियों के नाम बता देता हूँ, इनकी रचनाओं को आप याद रखिएगा। महादेवी वर्मा जी की पूरी कविताएं याद कर लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद, इन सबकी जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। हालांकि हम लोग अभी MCQ करेंगे तो आपको आभास हो जाएगा कि कहां पर हमें भी काम करना है। तो अभी समय है, आप एक बार सरसरी निगाहों से आप देख लीजिएगा सभी को। चलिए, तो देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन जो नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि क्लासेस भले ही खत्म हो रही है लेकिन अभी एडमिशन आपका हुआ नहीं। अभी काउंसलिंग होगा, अलॉटमेंट होगा कॉलेज का और बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं, सब आपको इस चैनल पर बताई जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पर है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा गया है, ने क्या कहा है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, तो हम लोग बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे आज। बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आपको आंसर पता तो तुरंत जो है नीचे कमेंट कर दिया करिए। तो वीर गाथा काल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है इसको वीर गाथा काल के नाम से भी कहा है। वीर गाथा काल के कवि कौन नहीं है इसमें से? क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, वीर गाथा काल के कवि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके चंद बरदाई हैं ये भी वीर गाथा काल के कवि हैं, जगनिक भी हैं और मधुकर भी हैं। यानी दूसरे का बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नामदेव जो है वो वीर गाथा काल के कवि नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल, तो तीसरे का आंसर जो है चंद बरदाई हो जाएगा। तो वीर गाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो चंद बरदाई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? काफी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं आज की क्लास में, सब अनगिनत बार पूछे गए हैं। बाकी आप सारे लोगों के जो है थ्योरी पार्ट एक बार जरूर नीचे देख लीजिएगा। ज्यादा लंबी वीडियो है नहीं, लगभग 15 से 16 मिनट की केवल वीडियो है। आप उसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लोगे तो आपका गलत नहीं जाएगा क्वेश्चन। बिल्कुल, तो चंद बरदाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कबीर दास की भाषा क्या थी? बताइए, कबीर दास जी की भाषा क्या थी? बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल आप लोगों ने बता दिया होगा और आंसर टाइप भी कर दिया होगा। तो सदुक्कड़ी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुह भुजदंड तमक महिमारी, डोलत धरणी सभा पद खसे, चले भाज भय मारुत घर से। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। बिल्कुल, कटकटान कपि कुंजर भारी, दुह भुजदंड। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दो आपको दे दिया जाएगा, दोहा वगैरह दे दिया जाएगा और आपसे कहेंगे बताइए किसकी रचना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो रामचरितमानस का रचना है और रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास जी की। और कपि का बार बार प्रयोग होता है, इसका मतलब सुंदर कांड का जो है ये आपका है। चलिए, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर्म शरीर, हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। बताइए ये किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि अभी फिर क्लासेस आएंगी हम लोगों की, 8 बजे क्लासेस होने वाली हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर करने की आज कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो ये आपको सिर्फ एक नाम याद रखना, भूषण, ठीक है। तो शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं वो भूषण है। 8वें का भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नरकी और नलनीर की गति एक करी जोय, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए। नर की और नलनीर की गति एक करी जोय, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। हालांकि आपको दोहा वगैरह पढ़ के नहीं जाना है अभी एग्जाम में, ठीक है। हालांकि इंपॉर्टेंट था तो मैंने करवा दिया, हो सकता है यही दोहा आपके एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, बिहारी लाल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, सखी वो मुझकर कहकर जाती। ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बीएड में भी आ चुका है क्वेश्चन। सखी वो मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है?
तो मैथिली शरण गुप्त याद रखना, ये चीज़ें आपने पढ़ी भी होगी बचपन में भी, यानी जब क्लास 5th और 6th में रहे होंगे आप। तो सखी वो मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत बेहतरीन रचना है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है, वीडियो के भी एग्जाम में आ चुका है और बीएड में भी आ चुका है। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा जो है ये क्वेश्चन था। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी रचनाएं जितनी भी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है उनको आप रट लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा उनको। और उसके बाद तितली किसकी रचना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट है क्वेश्चन, कई बार रिपीट है। तितली किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 12। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए आप लोग, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तितली। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो जयशंकर प्रसाद जी की लगभग सारी रचनाएं आप लोगों को याद कर लेनी है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, जयशंकर प्रसाद जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये सब, जितनी भी है इनकी जयशंकर प्रसाद की, सबको आपको याद रखना है। जैसे इनकी एक आंधी एक जो है कहानी थी, पुरस्कार है इनकी, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अतीत के चलचित्र। 13 का आंसर दीजिए सभी लोग, अतीत के चलचित्र, बिल्कुल। चलिए, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। तो इनकी जो है महादेवी वर्मा की कुछ मैं इंपॉर्टेंट कविताएं आपको बता देता हूं। एक इनकी यामा जो है जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो महादेवी वर्मा जी की है। ऐसे ही इनकी जो है रश्मि और नीरजा, ये दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यामा के बाद में एक आपको इनकी रश्मि याद रखना है, हालांकि मैंने अपने थ्योरी क्लास में सब कुछ बता दिया है। एक इनकी नीरजा पुस्तक है और एक इनकी निहार पुस्तक है। तो इतनी पुस्तक आपको याद रखनी, लेकिन यानी कि मुझे आपको 5 पुस्तक याद रखनी है, यामा, रश्मि, नीरजा और निहार, और एक है अतीत के चलचित्र। इनकी 5 पुस्तकें याद रखनी है। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पल्लव के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। थ्योरी की क्लास एक बार जरूर कर लेना, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे 2-3 क्वेश्चन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो पल्लव के रचयिता कौन है, इसके बारे में अगर हम बात करें आपसे, बिल्कुल, तो पल्लव के जो रचयिता है वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रचना है। बाकी आपको सुमित्रा नंदन पंत की कुछ आपको और याद रख लेना है। एक आपको युगवाणी याद रख लेना है, इनकी काफी इंपॉर्टेंट एक पुस्तक है युगवाणी, ये आपको याद रख लेना है। और इसके अलावा आपको काला और बूढ़ा चांद भी आपको याद रख लेना है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काला और बूढ़ा चांद, ये भी इनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको चिदंबरा तो इनकी याद ही रखनी, चिदंबरा, पल्लव, युगवाणी, काला और बूढ़ा चांद, इनकी ये 4 रचनाएं आपको याद रख लेनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए, चिंतामणि के रचयिता कौन है? 15 बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसके जो है रामचंद्र शुक्ल इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चिंतामणि, इनकी एक यही पुस्तक आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी। जनमेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? जनमेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत बढ़िया, तो जनमेजय का नागयज्ञ जो है ये भी जयशंकर प्रसाद की है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जयशंकर प्रसाद के बारे में जैसा कि अभी अभी हमने कहा है कि इनकी एक रचना बहुत अच्छी है, वो है उर्वशी। ठीक है, याद रखिएगा, उर्वशी जो है रचना जयशंकर प्रसाद जी की है, लेकिन एक उर्वशी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो अगर उर्वशी रचना पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में कि उर्वशी किसकी रचना है, और रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद दोनों अगर ऑप्शन में होंगे, तो आपको रामधारी सिंह दिनकर ही मारना है, क्योंकि उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। जयशंकर प्रसाद जी की कुछ इंपॉर्टेंट जो रचना है उसमें आपको एक कामायनी तो याद ही रखनी है, उसके बाद में जनमेजय का नागयज्ञ तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेम पथिक भी इनकी इंपॉर्टेंट है, आंसू, झरना और लहर ये भी इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जयशंकर प्रसाद जी की। अब बढ़ जाते हैं 17। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। ये बताइए किसकी पंक्ति है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, तो भगवती चरण वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जितनी भी लाइनें मैं बोल रहा हूं इनको आप एक बार दिमाग में बैठाइए, हो सकता है यही लाइन अगर एग्जाम में आ जाएगी तो आपके लिए हो जाएगा सही। निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए।
निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा को हिंदी में किसने लिखी थी, बताइए। बिल्कुल, तो राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी ने सबसे पहली जो अपनी आत्मकथा थी उसको हिंदी में लिखी थी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि ये आया हुआ है क्वेश्चन, ये एग्जाम में बीएड में ही आया हुआ है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बताइए ये किसकी है, यानी किस रचना की है, किसका पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बढ़िया। तो 9 का सी हो जाएगा, यशोधरा की है। बिल्कुल, ये जो है यशोधरा की जो है ये बिल्कुल यशोधरा की जो है इसकी रचना, यशोधरा में ये लाइन लिखी हुई जो इनकी यशोधरा पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये सब लाइन आप लोगों ने क्लास 5th और 6 में आपने इस लाइन को पढ़ा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा सी, यानी कि जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की मैं एक बार फिर बात करता हूं। कामायनी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, उर्वशी, ये आपको इतनी रचनाएं इनकी याद रखनी है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, आंचलिक रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। जो आंचलिक रचनाएं हैं वो किससे संबंधित होती हैं, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, तो वो आपका हो जाएगा सी वाला, यानी कि क्षेत्र विशेष से। जो आंचलिक रचनाएं होती हैं वो किसी क्षेत्र विशेष में ही की जाती हैं। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 22, बहुत बढ़िया। तो अगर हम 22 की बात करते हैं तो 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कबीरदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रद्धा किस कृति की नायिका है। श्रद्धा, हालांकि ये बीएड में आ चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऊपर वाला भी बीएड में आ चुका था। चलिए, तो श्रद्धा की अगर हम बात करते हैं 23 का, तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कामायनी। ठीक है, कामायनी की जो है ये रचना है, और कामायनी किसकी है मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आपका जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। बाकी कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, नीचे आपको लिंक है जिसमें से आपको जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, इन सभी को याद करना है आपको। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की सिर्फ आपको एक रचना याद रखनी है, वीरों का कैसा हो वसंत, इन्हीं की रचना थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, ये बताइए किसका। ये तो बहुत इजी भी होगा क्योंकि बहुत आपने इसको पढ़ा भी होगा इसको। 24 बिल्कुल, तो रहीमदास इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग रहीमदास के बारे में लगा भी रहे हो। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, ये क्वेश्चन तो इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ये कि हर एक एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है ये क्वेश्चन। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाओ वीर अनेक। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों ने इसके बारे में जो है सुना भी होगा। बहुत बढ़िया, तो 27 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, माखन लाल चतुर्वेदी। और बीएड में ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है और अनगिनत बार है, ये एक ईयर ना देखिए, अनगिनत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो माखन लाल चतुर्वेदी जी की ये रचना है। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 28। बाकी रिक्वेस्ट है सभी से, हमारी जो है क्लास जरूर करिएगा, थ्योरी वाली 15 से 16 मिनट की केवल क्लास है, छोटी सी, एक बार जरूर देख लीजिएगा। 15 मिनट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती अगर आपको 2-3 नंबर मिल जाए आपको तो। 28, तो 28 का जो ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राहुल संकृत्यान इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूषण की कविता का प्रधान स्वर, मैं आपको कुछ बता देता हूँ, उन्हीं को याद करना है। रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान और साथ ही में रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इन सभी लोगों को आपको याद रख लेना है। ठीक है, हरवंश राय बच्चन जी की भी आप याद कर सकते हो। तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या था, 29, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी प्रशस्ति परक हो जाएगा। ठीक है, तो भूषण की कविता का जो प्रधान स्वर था वो प्रशस्ति परक था। बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, सरसरी निगाहों से देखते हुए चलिए और टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, पेपर सभी का बहुत अच्छा होगा। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है।
क्वेश्चन नंबर 30, बहुत बढ़िया। तो इसका हो जाएगा ए आंसर, पुष्पदंत। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के जो प्रणेता है उनको वो पुष्पदंत है, इसको याद रखिएगा। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? बहुत बढ़िया। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? 31। और 31 का जो है राइट आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा सी, यानी कि मुल्ला दाऊद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रथम सूफी जो हैं प्रेमाख्यानक काव्य जो हैं वो नूर मोहम्मद जी के हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, तो बिल्कुल इसका बी हो जाएगा लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार थे लल्लू लाल, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, आप लोगों को पता भी होना चाहिए, और ये क्वेश्चन पिछली बार बीएड में आया भी था। 33 बिल्कुल उदंड मार्तंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 34 पे आइए, छायावध के प्रवर्तक का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल 34। तो 34 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी जयशंकर प्रसाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छायावादी के यही कब्जे, जयशंकर प्रसाद की कामायनी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये किसका जो है किसका कथन है आपको बताना है। 35 और 35 का राइट आंसर सी है। ये जो क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूं ना, आप खुद सोच सकते हो ये सब क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, और जो हमारी थ्योरी क्लास है उसको तो बिल्कुल ना भूलिएगा देखना आप लोग, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 15 मिनट की वीडियो, और 15 मिनट अगर आपने देख लिया तो गारंटी कह रहा हूं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या? हालांकि इसमें ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, तो बिल्कुल जो इनका अधूरा उपन्यास था वो मंगलसूत्र था, इसमें ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर प्राप्त हुए थे? अभी अभी हमने इस पर बताया था आपको, अभी अभी हमने आपको बताया था। 37 का बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए, तो यहां पर जितने भी ऑप्शन दिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और उर्वशी मैंने बताया था कि आपको कि जयशंकर प्रसाद जी की भी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की भी रचना है। तो अगर रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं होंगे तब तो आप जयशंकर प्रसाद लगाओगे, लेकिन अगर जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर दोनों लोग अगर ऑप्शन में होंगे तो आपको रामधारी सिंह दिनकर ही लगाना है, क्योंकि जो उर्वशी है इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। बाकी इनकी कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी भी आपको याद रखनी है, इन्हीं की रचना थी रामधारी सिंह दिनकर जी की। 38 पर आ जाइए, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट है 38, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? 38 की बात करते हैं तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि गारसा द तासी, ठीक है। ये जो है सर्वप्रथम लेखक थे, इनका नाम आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, पद्मावत किसकी रचना है? ये हम कल भी जब प्रैक्टिस पेपर करवाए थे तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आया था, काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए, तुम पद्मावत की बात करते हो तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का नाम आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैताल पचीसी किसकी रचना है? बिल्कुल सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक बार आपको थ्योरी भी जरूर देखनी है। एक बार जो लोग पढ़ चुके हैं वो भी एक बार देख लेंगे, और जो नहीं पढ़े उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैं इसकी लिंक नीचे डालूंगा अभी। बैताल पचीसी, तो बैताल पचीसी की अगर हम बात करते हैं 40 की, तो 40 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, और वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सूरत मिश्रा इसकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरत मिश्रा जी की जो है वो बैताल पचीसी है। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए, तो 41 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, अमृतलाल नागर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुहाग के नूपुर के रचयिता। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? बिल्कुल क्विक रिवीजन कर लीजिए, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? 42।
बिल्कुल। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, इनकी रचना उर्वशी याद रखनी है, कुरुक्षेत्र याद रखनी है, और उसके साथ साथ आपको उर्वशी तो याद ही रखनी है, रश्मि रथी याद रखनी है, ये सब इंपॉर्टेंट है इनकी। माखनलाल चतुर्वेदी जी की सुभद्रा कुमारी चौहान वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 43 पर आ जाइए, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? अगर आप मेरी वो क्लास कर लेते हो जो मैंने थ्योरी कराई तो आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, अशोक के फूल किसके हैं? 43, और 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल तो डी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी भी रचना थोड़ी सी देख लीजिएगा, जितनी भी रचनाएं इनकी हैं। झरना के रचयिता कौन है? आंसू, लहर, झरना, यामा, ये सब पुस्तक किसकी है? 44 पे आ जाइए जल्दी से, मैंने हिंट भी दे दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसू, झरना, लहर, कामायनी, बिल्कुल। यामा जो है वो तो महादेवी वर्मा जी की रचना है, आपको मैंने बार बार बताया, उसी पर उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। आंसू, झरना, लहर, कामायनी, मैंने हिंट दे दिया, कामायनी भी इन्हीं की रचना है। बिल्कुल, तो आंसू, झरना, लहर और कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। बिल्कुल। चलिए, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? 45। बहुत बढ़िया। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? 45, और 45 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त इसके राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद दोहा कोश के रचयिता कौन है बताइए? 46 में आ जाइए, दोहा कोश के रचयिता। जो लोग नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लासेस आज से भले ही ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आपको भी पता है कि काउंसलिंग में बहुत से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बहुत सी प्रक्रिया काउंसलिंग में होती है, फिर कॉलेज अलॉटमेंट में भी दिक्कत बहुत से बच्चों की होती है, उसके बाद एडमिशन में प्रक्रिया में भी प्रॉब्लम होती है, फिर स्कॉलरशिप फॉर्म भरोगे, तो ये चैनल आपके साथ हमेशा रहेगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत आगे चल के ना हो। बहुत से बच्चों ने पिछले साल जो है गलतियां की थी काउंसलिंग में और बाद में हमारे पास कॉल किए, क्योंकि वो बाद में हमारे चैनल से जुड़े थे तो उनकी काफ़ी चीज़ें गलत हो गई थी। तो ऐसा नहीं होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सब कुछ सही हो जाए। तो दोहा कोश के रचयिता कौन है बताइए? 46। सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए जो लोग नए हो। तो सरहपा हो जाएगी, दोहा कोश के रचयिता जो है वो सरहपा हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? 47 पर आ जाइए। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है बताइए जल्दी से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 47 बिल्कुल। तो प्रेम सागर की जो रचना है वो लल्लू लाल ने किया है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाइए। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? बताइए जल्दी से, सभी लोग आंसर दीजिए। अगर पसंद आ रहा भाई तो लाइक करिए। आज मैंने लाइक करने के लिए कहा भी नहीं है तो आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हो, गलत बात है भाई। पसंद आ रही है, मेहनत पसंद आ रही है कि मैं ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए, 48 का आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल तो वो बी हो जाएगा, यानी कि प्रेमचंद हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? चलिए, तो 49 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 का आंसर बताइए। का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुदर्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार की जीत के जो कहानीकार हैं वो सुदर्शन है। 50 का ए बिल्कुल करेक्ट ही हो जाएगा। चलिए, 51 रानी केतकी की कहानी, ये भी आप लोगों ने नाम सुना होगा बचपन में, और बिल्कुल उम्मीद है कि आपको आंसर भी पता होना चाहिए। 51 बहुत बढ़िया, तो इंसा अल्लाह खां इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रानी केतकी की कहानी। और देख सकते हो यसाई में आया हुआ है, सब इंस्पेक्टर में। 52 पर आ जाइए। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? 52 पर आ जाइए। बहुत बढ़िया, 52। और 52 का जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 53 रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? 53 का आंसर दीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केशव दास जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, कुटुज के रचयिता कौन है? यानी आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कुटुज के रचयिता। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इसकी थ्योरी वाली पार्ट जरूर देखिएगा, और अगर नहीं भी देख रहे हो तो आपके पास अगर बुक है तो आपको महादेवी वर्मा
रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय हजारी प्रसाद द्विवेदी, और साथ में आपको प्रेमचंद जी की रचनाएं आपको याद रख लेनी है। ये सब कुछ जो है इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए, तो इतने सबके लोगों को एक बार थोड़ा सा रिवीजन करके जाइएगा। कुटज के रचयिता कौन है? 54 लास्ट क्वेश्चन है आज का। और प्लीज़ जो है वीडियो एंड होने से पहले जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सब कुछ आपका सही हो जाए और कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी 2 साल का कोर्स है, बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं, फाइल बनाना है, काउंसलिंग होना है, एडमिशन होना, इतने काम होते हैं कि क्या बताएं आपको हम। चलिए, तो 54 का जो है राइट आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल करेक्ट होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भी सारी रचनाएं आपको देख लेनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर जो नए हो वो तो सब्सक्राइब करिए सिर्फ अपने लिए, ताकि आपको अपडेट सारी मिल चुके। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी 8 वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।